हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में इतनी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक के सारे शिफ्ट के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में 21/2/2019 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दिया गया है कि ग्राहक को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद 38% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित किया जाना चाहिए ताकि उसे 38% का लाभ भी हो और 8% का छूट भी दे सके। तो आपको बताना है कि अंकित मूल्य कितना अधिक प्रतिशत उसे अंक करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का खुद में कितना होता है, 100% होता है। किसी भी वस्तु का खुद में सीपी जो है यानी कि क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। बोला गया कि उसे 38% के लाभ में बेच दिया गया। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 प्लस 38%, क्योंकि 38% का क्या हो रहा है, लाभ यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर कोई चीज वस्तु का क्रय मूल्य 100% है तो उसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 38% यानी कि 138% में उस वस्तु को क्या किया होगा, बेच दिया गया होगा। तो हमें अब निकालना क्या है कि 8% अगर उसे छूट देना हो तो उस वस्तु को जो है कितना अधिक अंकित करना होगा। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो गया है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य हमें प्राप्त है और हमें मार्क्ड प्राइस यानी कि आपको अंकित मूल्य प्राप्त करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे कि 138% आपका क्या है, आपका 138% क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। 8% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 8% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/25 लिख सकते हैं। मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बता चुका हूं। जैसे कि 8% दिया हुआ है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौक 100, यानी कि 8% को हम लोग 2/25 भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/25, यानी कि 25 की कोई वस्तु का अंकित मूल्य 2 यूनिट का क्या कर दिया गया, छूट दे दिया गया। क्या किया गया, 2 यूनिट का छूट दे दिया गया। अगर हम लोग मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य अगर यक्स मान लेते हैं, अंकित मूल्य क्या मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, और उसमें क्या किया गया, 25 यूनिट के कोई सामान जिसे अंकित किया गया था उसमें 2 यूनिट का छूट दिया गया, ये हम लोग क्या माने, मार्क्ड प्राइस माने। और उसमें क्या किया गया, 25 यूनिट की कोई वस्तु में क्या किया गया, 2 यूनिट का छूट दिया गया, यानी कि 23 यूनिट में बेच दिया गया। क्या किया गया, 23 यूनिट में बेच दिया गया। इधर भी आपका क्या हो गया, एसपी हो गया यानी कि विक्रय मूल्य, इधर भी आपका क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू यानी कि मार्क्ड प्राइस निकल जाएगा। तो हल करेंगे, 23 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 23 छग बार में चला जाएगा। एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 छग 150% आ जाएगा, यानी कि आपका मार्क्ड प्राइस कितना आ गया, 150%। कितना आ गया आपका मार्क्ड प्राइस, 150%। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आपसे कि कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाना चाहिए। कोई वस्तु अगर 100% दाम है, उससे अंकित कितना किया गया, 150 अंकित किया गया, तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, 100% का कोई दाम, ये 150% जो उसे अंकित किया गया, यानी कि कुल मिलाकर उसे जो है 50% अधिक अंकित किया गया। कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया, 50% अधिक अंकित किया गया। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 50% होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर दिया गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सबसे बड़ा गोला काट कर क्या किया गया, निकाला गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गोला का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या किया गया, किसी एक घन है, यहाँ पर मैं आपको फिगर के तरीके से समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में। ये आपका क्या है, एक आपका यहाँ पर एक घन बन गया, उसमें से आपका बोला गया कि एक क्या निकाला गया, गोला निकाला गया। गोला यानी कि स्फीयर निकाला गया। एक क्या निकाला गया, एक गोला यानी कि स्फीयर निकाला गया, जो कि आप एक तरीके से क्या मान सकते हैं, अंदर मान लेंगे कि एक तरीके से क्या है, बॉल है। एक क्यूब के अंदर यानी कि एक घन के अंदर क्या है, एक बॉल है, जो कि क्या है, गोला है। बॉल भी आपका क्या होता है, गोला होता है, यानी कि स्फीयर होता है। तो एक घन है जो कि एक गोले में है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी अधिकतम गोला बनेगा तो क्या होगा, हमेशा जो है दोनों तरफ के घन यानी कि दोनों घन के जो है क्या करेंगे, भुजाओं पर जो है क्या होगी, सटेगी। जो आपकी गोला होगी क्या होगी, दोनों आपके घन के दोनों तरफ भुजाओं और ऊपर नीचे क्या होगी, आपस में घन के साइड से टच करेगी। तो यहाँ पर से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर से आपको जो है घन यानी कि आपको जो है यहाँ पर से गोला का यानी कि स्फीयर का त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है यानी कि घन का आपका साइड यानी कि भुजा कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके अंदर क्या है, गोला यानी कि स्फीयर है। तो यहाँ पर से जब दोनों भुजाओं में से दोनों भुजाएं जो है या एक स्फीयर से टच करेगी तो वहाँ पर से आपका क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर आपका डायमीटर आपका क्या हो जाएगा, एक भुजा के यानी कि घन के भुजा के बराबर इसकी क्या होगी, व्यास होगी। उस गोले का व्यास इस घन के भुजा के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, उस गोले की त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा कितना हो जाएगी, 7/2 क्या हो जाएगी, उस गोले की त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, गोला का आयतन पूछा जा रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, गोला का आयतन यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या हमारा कितना आया, 7/2 आया। तो यहाँ पर 7/2 लिख देंगे, कितने बार, 3 बार। तो 7/2 3 बार लिख देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, उस गोले का वॉल्यूम यानी कि आयतन निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 7 से 7 चला गया, 2 दूनी 4 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, आपका 11 बार में चला जाएगा। यानी कि आपका कितना आ जाएगा ऊपर में, तो 7 7 49 इंटू 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 490 प्लस 49 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 539 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 539 बटा नीचे आपका कितना बचा, नीचे में 3 बचा। कितना बचा आपका, 3 बचा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पूर्णांक में आंसर है तो पूर्णांक में इसे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 1 2 बचा, 3 7 21 फिर आपका 2 बचा तो कितना हो जाएगा 3 9 27 होगा। आपका रिमाइंडर कितना बच गया, आपका 2 बच गया, नीचे में आपका 3 आ जाएगा। यानी कि 179.2/3 आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपको हमेशा जो है गोले का आयतन का फॉर्मूला याद रखना है। आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यू। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर दिया गया आपका कि 1518 रुपये की राशि ए बी और सी में के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए जो है बी से 20% अधिक प्राप्त करता है, बी सी से 20% कम प्राप्त करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस राशि में सी का हिस्सा कितना है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बोला क्या गया, 20% को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 20% का 1/5। यानी कि यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला गया कि ए बी से 1/5 अधिक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ए जो है बी से क्या है 1/5 अधिक है। यानी कि बी अगर 5 है तो ए जो है कितना 1 अधिक है, कितना बी से, यानी कि ए कितना है 6 है।
बी अगर 5 है तो ए कितना है, 6 है, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना हो गया, 6:5। ए और बी का अनुपात कितना हो गया यहाँ पर, 6:5। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बी सी से 1/5 कम प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा, बी और सी का रेशियो निकल जाएगा। यहाँ पर बोला गया है कि 1/5 कम प्राप्त करता है किससे, सी से, यानी कि अगर सी यहाँ पर क्या है, 5 है, सी 5 है तो बी कितना कम है, 1 यूनिट कम, यानी कि 4 यूनिट है। तो यानी कि बी और सी का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बी को आपस में बराबर करना पड़ेगा। तो बी को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुना, यहाँ 4 से गुना, तो आपको क्या निकल जाएगा, ए बी सी का अनुपात यहाँ पर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 6 चौक 24, 5 चौक 20 हो गया, और 5 बचे आपका कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि ए बी सी का अनुपात कितना आ गया, 24:20:25 आ गया। हमें चाहिए क्या, सी का हिस्सा चाहिए। कुल यहाँ पर रुपया कितना दिया गया, 1518 रुपया दिया गया, और अनुपात में कुल कितना है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 9 2 3 6, यानी कि कुल जो अनुपात में कितना है, 69 यूनिट है। कितने यूनिट है, 69 यूनिट है। और कुल रुपये में कितना है, तो 1518 रुपये कुल रुपये है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। तो एक यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो 23 दिया कितना होता है, 169 होता है। 23 दिया 69, और 23 आपका कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 23 छक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 13 बचेगा तो 23 छक हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 22 बार में चला जाएगा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितने रुपये आ गया, 22 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या, सी का वैल्यू चाहिए, यानी कि सी कुल कितने रुपया जो है उसमें राशि में सी का हिस्सा क्या है वो हमें प्राप्त करना है। तो एक यूनिट बराबर कितना है, 22 रुपये। हमें चाहिए क्या, सी का वैल्यू चाहिए, यानी कि 25 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 22 रुपया है तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 22 में 25 गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500, और 25 दूनी 50, यानी कि 500 + 50, यानी कि 550 रुपये होगा। यानी कि सी का हिस्से कितने रुपये है, तो 550 रुपये है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी की एक निश्चित कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात कितना है, 5:8 है। यानी कि ए अगर 5 यूनिट के हिसाब से काम करती है, यानी कि 5 यूनिट क्षमता है, तो बी कितने यूनिट है, तो 8 यूनिट क्षमता है बी की। तो यहाँ पर फिर आगे बोला गया है कि एक साथ काम करके वे उस काम को 20 दिनों में क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए अकेले उस काम के 25% हिस्से को कितना दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूं कि टाइम एंड वर्क में क्या होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। TW आपका हो गया टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य, ई से आपका हो गया इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, यानी कि कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इंटू समय होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि दोनों मिलकर कुल जो है कितने काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में जो है किसी काम को समाप्त कर देते हैं, 20 दिनों में। यानी कि कितना हो गया टाइम, 20 डेज हो गया। दोनों मिलाकर जो है कितने की कार्य क्षमता से काम करते हैं, दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते हैं, या दोनों मिलाकर जो है कितने की कार्य क्षमता से करते हैं, तो 8 और 5 13, दोनों मिलाकर कितने की कार्य क्षमता से कार्य करते हैं, तो 13 की कार्य क्षमता से कार्य करते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे यानी कि डेज यानी कि टाइम इनटू इफिशियंसी करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। अब उसी कुल काम का 25% हिस्सा जो है किसको करना है, ए अकेले उस काम को करेगा। यानी कि कुल काम का 25% हिस्सा कौन करेगा, ए अकेले करेगा। तो कुल काम कितना हो गया, 20 × 13 कुल काम हो गया। उसका जो है क्या बोला जा रहा है, 25% हिस्सा ही अब क्या करेगा, ए अकेले काम करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, जो कि ए के द्वारा करना है। टोटल वर्क था यहाँ पर 20 × 13, उसमें से 25% ए को करना, यानी कि ए द्वारा अब जो है करना काम है वो कितना हो गया, 20 × 13 × 25/100 हो गया, जो कि ए द्वारा किया जाएगा। कितने की कार्य क्षमता से ए कर रहा है, तो 5 की कार्य क्षमता से क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है।
यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टाइम यानी कि समय निकल जाएगा। ऊपर आपका क्या है, टोटल वर्क यानी कि जो ए के द्वारा करना काम है। नीचे आपका क्या है, टोटल एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता, कुल कार्य क्षमता। तो यानी कि कुल कार्य बटा कार्य क्षमता करेंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा जो कि ए के द्वारा लगाया जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो 25 चौक 100 हो गया। 4 से काटेंगे 20 को तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में, 5 से 5 कट गया। यानी कि ए द्वारा जो है कुल काम का 25% हिस्सा कितने दिन में किया जाएगा, तो 13 दिनों में कर लिया जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मान ले कि यक्ष जो है 29 का वह लघुत्तम जो है अप्रवर्त है जिसे 20, 21, 22, 24 और 28 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः कितना आता है, 13 आता है, 14, 15, 17 और 21 मिलती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि यक्ष के अंकों का योग क्या है। तो इस तरीके के प्रश्न में जो आपको कैसे बनाना होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये सारे 5 अंक दिए गए उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकाल लेंगे। तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 28 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट तोड़ना नहीं जानते तो आप इसे जो है इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 2 से यहाँ पर करेंगे तो 14 बार में चला जाएगा, 2 से फिर करेंगे तो 7 बार में चला जाएगा। यानी कि 2 कितने बार आया, 2 बार, यानी कि 2 पे पावर 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, 24 को उसी तरीके से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 कितना हो गया आपका, 24 हो गया। फिर क्या करेंगे, 22 को उसी तरीके से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 11 हो जाएगा। फिर आगे किसको तोड़ेंगे, आगे हम लोग इसे 21 को तोड़ेंगे तो 21 आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 हो जाएगा। और आपका 20 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमें चाहिए क्या, एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका सबसे अधिक जो है 2 पे पावर किस में है, तो 2 पे पावर 3 यहाँ पर सबसे अधिक लिखा जा रहा है। यहाँ पर तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिख देंगे, इंटू अब क्या देखेंगे, 3 देखेंगे तो 3 पे पावर 1 ही सबसे अधिक है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 ही लिख देंगे। फिर आपका कौन सा नंबर आता है, यहाँ पर 7 पे पावर 1 ही सबसे ज़्यादा बार है तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पर 5 आपका दिख रहा है, 5 आपका एक ही बार है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पावर 1 बार है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और आपका 11 पे पावर 1 बार ही सबसे अधिक बार आ रहा है सारे में तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 को लिख देंगे। सभी को क्या करेंगे, गुना करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ पर 2 पे पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 440 दिया करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 तिया 12, 132, यानी कि 132 1320 इंटू क्या करेंगे हम लोग, 7 करेंगे तो 0, 7 दूनी 14, 13 सत्ते 91, एक कितना होता है, 92 होता है। यानी कि टोटल आपका एलसीएम कितना आ गया, 92, 40 आपका क्या आ गया, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समवर्तक हमें प्राप्त हो गया है। अब हमें क्या करना, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर विभाजक दिया गया था और जो यहाँ पर शेषफल दिया गया, जो जिस संख्या से विभाजित करना था यक्ष को जिस संख्या से विभाजित करना था और जितना शेषफल आ रहा था वो सभी का अंतर बराबर है या नहीं, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। और दोनों का अंतर जो है आपस में आ कितना रहा है, तो 20 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 21 में से 14 जाएगा तो भी 7 बचेगा। 22 में से 15 जाएगा तो भी 7 बचेगा। 24 में से 17 जाएगा तो भी 7 बचेगा। और 28 में से 21 जाएगा तो भी 7 बचेगा। यानी कि सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है जो भी एक संख्या होगी उसका लघुत्तम परावर्त है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो भी संख्या यक्ष है वो क्या है, 29 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी कि जो भी यक्ष संख्या होगी वो 29 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाज्य, यानी कि उस पूरी तरीके से वो अंक क्या होगी, 29 से कटेगी। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक इक्वेशन की तरीके से बैठाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2940 इंटू के
-7 करेंगे, क्योंकि दोनों का अंतर सभी विभाज्य और शेषफल का अंतर कितना आया, 7 आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -7 कर देंगे। और ये जो पूरी संख्या, ये जो आपके क्या है, संख्या है, ये आपकी क्या है, संख्या है, ये आपकी क्या है, ऊपर में पूरी संख्या है। और पूरी संख्या किससे विभाज्य होनी चाहिए, 29 से विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि क्या बोला गया था, 29 से वो संख्या पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी कि यक्स का वैल्यू आपका क्या है, 9240 के -7 क्या है आपका, यक्स की पूरी संख्या, जो कि क्या है, 29 से पूरी तरीके से विभाज्य है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करने के लिए क्या किया जाता है, हल करने के लिए ये किया जाता है कि 29 से सबसे पहले 9240 में क्या करेंगे, विभाज्य करेंगे। और जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या लिखेंगे, नीचे लिख देंगे। तो 29 से विभाज्य करेंगे तो कितना होता है, 29 या 87 होता है। फिर आपका 5 बचेगा, तो 29, तो आपका फिर कितना बचेगा, आपका 25 बच जाता है। तो 25 250, तो 29 8 आपका कितना हो जाएगा, 29 8 आपका, यानी कि आपका बचेगा यहाँ पर कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका 13 के नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, ये 250, तो 29 से भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बचेगा 18 के, कितना बचेगा, 18 के बचेगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 18 के -7 बटा कितना हो जाएगा, अब आपको 29। तो के का वैल्यू यहाँ पर हम लोग को देखना पड़ेगा, के का वैल्यू क्या पुट किया जाए, के का वैल्यू क्या पुट किया जाए कि 29 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, यानी कि डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, के का यहाँ पर कुछ अपने मन से वैल्यू को पुट करेंगे। तो के का वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे कि के का वैल्यू अगर 1 पुट करते तो 18 -7 आपका कितना हो जाता है, 11 हो जाता, जो कि 29 से पूरी तरीके से विभाज्य नहीं होगा। के का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते, के का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो कितना होता है, 18 दूनी 36, 36 में से 7 गया तो कितना आएगा, 29। यानी कि के का वैल्यू 2 पुट करने पर ऊपर वाली संख्या क्या है, 29 से पूरी तरीके से विभाज्य है। यानी कि यहाँ भी हमें क्या करना होगा, के का वैल्यू 2 पुट करना होगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो के का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 9240 इंटू क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 9 दूनी कितना हो गया, 18 हो गया। माइनस क्या करेंगे, 7 करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा आपका 18473 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18473 हो जाएगा। क्या क्या पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर आपसे यक्स का मान नहीं पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि यक्स के अंकों का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 8 1 9, 9 4 13, 13 7 20 और 3 कितना हो जाता है आपका, 23 हो जाएगा। यानी कि यक्स के अंकों का योग कितना होगा, 23 होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार इसे रिपीट करके जरूर देखिए, आपको अवश्य ही जो है ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर दिया गया है कि एक दुकानदार का लाभ उसके माल की बिक्री का 16% था। क्या बोला गया कि किसी दुकानदार का लाभ जो उसके माल की बिक्री का यानी कि विक्रय मूल्य का 16% क्या हो रहा है, उस दुकानदार को लाभ हो रहा है। फिर बोला गया कि यदि उसके क्रय मूल्य में 20% की क्या की जाती है, कमी होती है, और वह अपने विक्रय मूल्य को 23% क्या कर देता है, कम कर देता है, तो अब उसके लाभ का प्रतिशत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। क्या करेंगे, 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 4/25। 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25। यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, 25 यूनिट है, जो कि 4 के लाभ के बराबर है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एसपी लिखते हैं नीचे, जो कि यानी कि विक्रय मूल्य आपका कितना है, शुरुआत में 25 यूनिट है। कितने यूनिट है, 25 यूनिट है। और उसमें से क्या बोला जा रहा है, विक्रय मूल्य का 4 यूनिट के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। यानी कि प्रॉफिट कितना है, तो 4 यूनिट क्या है, प्रॉफिट है। तो किसी वस्तु को अगर 25 यूनिट में बेचा गया है, 4 यूनिट का लाभ हुआ है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 25 - 4, 25 में बेचा गया, 4 यूनिट का लाभ हुआ, यानी कि उसे जो है 21 यूनिट में क्या किया गया होगा, खरीदा हो गया होगा। 25 यूनिट में बेचा गया, 4 यूनिट का लाभ था, तो कितने में खरीदा गया होगा, 25 - 4, यानी कि 21 यूनिट में उस वस्तु को खरीदा गया था।
तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी में एक एक जीरो पुट कर देंगे ताकि इसे जो है आगे हल करने में क्या हो, आसानी हो। क्या हो, आसानी हो। फिर आगे बोला क्या जा रहा है, आगे यहाँ पर बोला गया कि यदि उसके क्रय मूल्य में क्या होती है, 20% की कमी होती है। क्या बोला गया कि यदि उसके क्रय मूल्य में क्या होती है, 20% की कमी होती है। तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5, यानी कि 5 यूनिट का सामान था तो अब क्या हो गया, 5 यूनिट के सामान में 1 यूनिट की कमी हो गई। क्या हुआ आपका, 5 यूनिट का पहले कोई सामान था, अब क्या हुआ, 1 यूनिट की कमी हो गई, यानी कि अब सामान कितना हो गया, 4 यूनिट का हो गया, जो कि पहले कितना था, 5 यूनिट का था। यानी कि नया सीपी यानी कि क्रय मूल्य आपका नया सीपी कितना हो जाएगा, 4/5, यानी कि जो पहले सीपी था उसका 4/5 क्या है, आपका नया सीपी यानी कि नया क्रय मूल्य है। तो हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 चौक आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि नया आपका क्रय मूल्य कितना है, 168 यूनिट है। फिर आगे आपसे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि वह अपने विक्रय मूल्य में फिर क्या करता है, 23% की कमी कर देता है। जब उसके क्रय मूल्य में 20% की कमी होती है तो उसके विक्रय मूल्य में क्या हो जाती है, फिर 23% की कमी हो जाती है। अगर उसका विक्रय मूल्य पहले 250 था तो क्या हुआ, अब 23% की उसमें कमी हो गई है। तो अब हम लोग को निकालना होगा कि अब जो है नया एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य कितना है। तो पहला जो है विक्रय मूल्य कितना था, 250 रुपये, उसमें जो है क्या हुआ, 23% की कमी हो गई, यानी कि 23% की कमी हुई तो बचा हुआ जो है कितने प्रतिशत है। कोई भी वस्तु जो है खुद में कितना होता है, 100% होता है। तो 100% कोई सामान जो है कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 23% की कमी हो गई, यानी कि 100% माइनस 23% तो कितना हो जाएगा, 77%। यानी कि पहले अगर एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 250 यूनिट था तो अब उसका कितना प्रतिशत मात्र जो है बेचेगा, 77% में अब उसे बेच देगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 7 × 5 = 35, 3 38/2, तो भाग देंगे तो 19 दूनी 38, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि अब आपका नया विक्रय मूल्य कितना आ गया, 192.5 यूनिट आ गया, और नया क्रय मूल्य कितना है, 168 यूनिट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अब उसका जो है लाभ प्रतिशत कितना है। तो नया ईसीपी यानी कि नया क्रय मूल्य कितना है, 168 यूनिट, यानी कि 168 यूनिट में खरीदा गया और बेच दिया गया 192.5 यूनिट में बेच दिया गया, यानी कि 168 का कोई सामान 192.5 यूनिट में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ, तो 100 क्या करेंगे, 192.5 माइनस 168 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 192.5 माइनस 168 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 70, उधर 22.5 और 2 कितना हो जाएगा, 24.5 का क्या हो रहा है आपका, 24.5 यूनिट का आपका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो नया सीपी कितना है, 168 यूनिट है। हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट ऊपर लिखा था और जब प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना तो नीचे आपका क्या लिखा था, आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य लिखा था। परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 शून्य 1 शून्य आपका चला गया। काटेंगे यहाँ पर, काटेंगे तो यहाँ पर आपका कट नहीं रहा तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा सीधी यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 168 भागा क्या करेंगे, 2450, तो आपका कितना हो जाएगा, एक बार में कितना हो जाएगा, 168। फिर आपका कितना हो जाएगा, 7 यहाँ पर हो गया, 7 6 13, यहाँ पर कट गया। फिर यहाँ पर कितना बार में, 4 बार लगा के देखते हैं तो 8 चौक 32, 2 3, 16 चौक 64 है, कितना हो जाता आपका 67 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9, ये कट गया। आपका पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 16 25 यहाँ पर आपको जो है दशमलव के एक स्थान तक को जो आपको क्या करना है, यहाँ पर आंसर बताना। यहाँ पर लगभग जो आपका क्या हो जाएगा, 1685, 1696, यानी कि 14.6 जो आपका निकटतम जो है क्या होगा, पॉइंट में आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो आपका प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 14.6%। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि कक्षा में 24 छात्रों का औसत आयु कितना है, 15.5 वर्ष है। क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 24 छात्र है जिनकी औसत आयु कितनी है, 15.5 वर्ष है। फिर बोला गया
कि इनके शिक्षक की आयु सभी 25 छात्र यानी कि 24 छात्र प्लस एक टीचर यानी कि कुल जो है कितने आदमी हो गए, 25 आदमी हो गए। उनका बोला जा रहा है कि आयु जो है कि औसत आयु से क्या है, 28 वर्ष अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षक की आयु जो है कितने वर्ष की है, ये आपसे बताना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि 24 छात्र प्लस जब उसमें एक शिक्षक शामिल हो जाते यानी कि 25 लोगों की औसत आयु हम लोग क्या मान लेंगे, एवरेज यानी कि औसत आयु हम लोग क्या मान लेंगे, यक्स ईयर मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यक्स वर्ष मान लेंगे। कि मानेंगे जब 24 छात्र थे और एक टीचर शामिल हुए तो उनका औसत आयु क्या हो गया, यक्स हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि बोला गया है कि 24 छात्रों का औसत आयु यहाँ पर क्या है, 15.5 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कि 24 छात्रों का कुल आयु कितना है। तो क्या करेंगे, 24 इंटू 15.5 करेंगे। तो 24 इंटू 15.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा गुना करने पर। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौक 60 यानी कि 360.5 यानी कि 12। तो 360 और 12 आपका कितना हो जाएगा, 372 हो जाएगा। यानी कि 24 छात्रों की कुल जो है आयु यानी कि वर्ष जो है कितना है, 372 वर्ष उनकी जो है 24 छात्रों की कुल आयु है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन बैठाएंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन बैठाएंगे। तो 372 क्या है, कुल छात्रों की आयु है। यहाँ पर फिर क्या मान लेंगे, यक्स हम लोगों ने क्या माना है, यक्स जो है एवरेज माना है। क्या माना है, एवरेज माना है कुल छात्र प्लस एक शिक्षक का। यानी कि शिक्षक का आयु जो है यहाँ पर क्या बोला गया, शिक्षक का आयु बोला गया है कि औसत आयु से यानी कि 25 लोगों के औसत आयु से क्या है, 28 वर्ष अधिक जो है किसकी आयु है, उस शिक्षक की आयु है। ये जो है आपका क्या हो गया, 24 छात्रों तक की कुल आयु। और अगले जो है टीचर की आयु क्या हो जाएगी, अब यक्स प्लस 28 हो जाएगी। यक्स आपका एवरेज है, उसमें से 28 वर्ष अधिक क्या है, उस शिक्षक की आयु है। तो ये आपका क्या हो गया, टोटल शिक्षक की आयु, यहाँ पर कुल छात्र की आयु, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुल 25 आदमियों की क्या हो जाएगी, आयु हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू का साइन हम लोगों ने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पर भी क्या करेंगे, कुल 25 आदमियों का योग वर्ष यहाँ पर बैठाएंगे। तो कुल योग जो है यहाँ पर जो है एवरेज यहाँ पर कितना है, कुल का यक्स है। कुल जो आदमियों की संख्या कितनी है, 25 है। यानी कि 25 इंटू यक्स करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 25 आदमियों की कुल आयु हो जाएगी। तो इधर भी कुल आयु बराबर क्या होगा, कुल आयु के बराबर होगा। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एवरेज यानी कि औसत आयु निकल जाएगी, जिससे कि हम लोग शिक्षक की आयु भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यक्स को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 यक्स माइनस यक्स करेंगे तो कितना बचेगा, 24 यक्स आ जाएगा। बराबर का साइन है तो बराबर दे देंगे। 272 प्लस 28 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कट रहा है तो काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 या 24 हो जाएगा, 8 25 40 हो जाएगा। यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया, 50/3 आ गया। पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16.2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.2/3। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, एवरेज नहीं पूछा जा रहा। पूछा क्या जा रहा है, शिक्षक की आयु पूछी जा रही है। तो शिक्षक का आयु क्या था, यक्स प्लस 28 था, यानी कि एवरेज प्लस 28। तो कितना हो जाएगा, 16.2/3 प्लस क्या करेंगे, 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 8 से 14, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी कि 44.2/3 क्या हो जाएगा, उस शिक्षक की आयु होगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉड-मास थ्योरम, किसी भी सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए आपको हमेशा पता होना चाहिए क्या होता है, BODMAS। बी से आपका ब्रैकेट हो गया। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ, हिंदी में का दिया हुआ रहता है। डी से डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले है तो ब्रैकेट को पहले हल करेंगे, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, यानी कि बॉड-मास थ्योरम के हिसाब से जो पहले दिया गया उसे पहले हल करेंगे, जो बाद में दिया गया उसे बाद में हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे सारा हल करते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा,
पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 25 30 5 कितना हो जाएगा 35/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है आपका भाग का साइन है, तो भाग का साइन जब गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है उल्टा हो जाती है। तो उल्टा करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसे पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो पूर्णांक को फ्रैक्शन में यहाँ पर चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 7/2 हो जाएगा। यानी कि जब भाग को जब गुना में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी। यानी कि 7/2 को क्या लिख सकते हैं 2/7 लिख सकते हैं। आगे गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे। फिर पूर्णांक में तो क्या करेंगे इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 है 21 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पर फिर क्या है आपका 3/5 है, कितना है 3/5 है। ऑफ का साइन है, ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है तो गुना दे देंगे। कितना होता है आपका फिर आगे क्या है यहाँ पर पूर्णांक में इसे भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। अभी आपको बताया गया कि जब भाग होता है तो गुना में चेंज करने के लिए सामने वाली संख्या क्या हो जाती है उल्टा हो जाती है। यानी कि सामने वाली संख्या कितनी है 2/3 है तो क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे। फिर आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। फिर क्या है 2/3 है। फिर भाग का साइन है तो गुना में चेंज करेंगे तो सामने वाली संख्या उल्टा हो जाएगी। यानी कि 8/15 को क्या लिखेंगे 15/8 लिखेंगे। आगे गुना का साइन है तो गुना लिख देंगे। फिर आपका क्या है पूर्णांक में फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे यानी कि 1 पूर्णांक 1/5 को कितना लिख सकते हैं तो 5 1 6/5 लिख सकते हैं। तो पूरा क्या करेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे तो इस सिंप्लीफिकेशन का आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7 25 35, 5 दूनी कितना हो गया आपका 10 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15 हो जाएगा। कट नहीं रहा है यहाँ पर, आगे काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पर 6 तिया 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6 तिया सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या था यहाँ पर आपका कितना था यहाँ पर आपका 8 था, सॉरी 18 यहाँ पर नहीं था आपका कितना था 8 था, यहाँ पर 18 नहीं था। तो काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 चौक 8 यहाँ पर हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना बार में चला जाएगा 2 बार में चला जाएगा। और यहाँ पर 5 5 क्या हो गया आपस में कट गया, 5 5 क्या हो गया आपका यहाँ पर कट गया। इसे क्या करेंगे आप सारा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। आगे क्या है प्लस का साइन है, यहाँ पर क्या बचा है तो 3 तिया 9 तिया 27 बचा। नीचे कितना बचा आपका 2 2 बार बचा है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे आगे। फिर क्या है सारा गुना करने पर यहाँ पर कितना है ऊपर में 3 बचा, नीचे में कितना बचा 2 बचा है। क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे सारा, तो 2 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 प्लस 27 माइनस तो 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ऊपर वाले सारा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27 में से 6 गया तो 21, 7 25 35 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 35/4 हो जाएगा। हमें क्या करना है पूर्णांक में अंश देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 8 32, कितना बचा 3 बचा तो ऊपर 3 हो जाएगा बटा में नीचे 4, यानी कि 35/4 को पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8.3/4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो सिंप्लीफिकेशन को आप हमेशा परीक्षाओं में भी जो है ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो इसे जो है आप हमेशा सावधानीपूर्वक बनाए करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर आपको क्या दिया गया ग्राफ दिया गया। ग्राफ में क्या दिए गए यहाँ पर वर्ष के नाम दिए गए हैं, निर्मित इकाइयों की संख्या दी गई है और बेची गई इकाइयों की संख्या दी गई, यानी कि निर्माण 350 जैसे कि 2013 में निर्माण किया गया 350 और बेचा गया 320। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर कि पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2014 और 2015 में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या और 2017 में निर्मित इकाइयों की संख्या का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 2014 और 15 में बेची गई इकाइयों की कुल संख्या निकालेंगे। तो 2014 में कितना बेचा गया था तो 315 और 2015 में कितना बेचा गया 280 बेचा गया। तो क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 315 प्लस 280, तो जोड़कर आपका कितना आ जाएगा 5 8 1 9 3 2 5। फिर क्या बोला जा रहा है किससे अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है 2017 में निर्मित इकाइयों की संख्या से अनुपात पूछा जा रहा है। तो 2017 में निर्माण कितना किया गया था तो 420 का निर्माण किया गया था। यहाँ पर क्या लिख देंगे 420 लिख देंगे। दोनों का क्या पूछा जा रहा है अनुपात यानी कि रेशियो पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्या करेंगे
यहाँ से जो है पहले यहाँ पर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये यहाँ पर 7 से कट रहा है तो 7 से काट देंगे तो 7 छक 42, 7 8 56, 7 5 35 हो जाएगा। फिर यहाँ आपका यहाँ पर 5 से कट रहा है तो 5 से काट देंगे तो 17 5 85 हो जाएगा। इधर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 25 60 हो जाएगा। यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ जाता है 17:12 बिल्कुल सही होगा इस प्रश्न का आंसर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहां पर दिया गया है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त से एक वृत्त खंड क्या किया गया, काटा गया। फिर बोला गया कि यदि इस वृत्त खंड का कोण कितना है 150 डिग्री है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। जैसे कि मानिए आप क्या है एक सर्किल है, उसका क्या है एक सेंटर यानी कि केंद्र होता है, उससे क्या किया गया 150 डिग्री का क्या किया गया एक वृत्तखंड काट लिया गया। यानी कि इस एंगल को क्या मान लेंगे, क्या मानते हैं 150 डिग्री यानी कि 150 डिग्री मानते हैं। ये जो है क्या किया गया पूरे काट कर निकाल लिया गया। उसी का आपका क्या पूछा जा रहा है क्षेत्रफल यानी कि एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा क्या होता है आपका 360 डिग्री होता है। कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है किसी भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का। ये आपका क्या है फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे सारा वैल्यू पुट करेंगे, आपका क्या निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकल जाएगा। तो हल करेंगे तो पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं। तो 22/7 लिखेंगे। आर यानी कि त्रिज्या कितना होगा 42 सेंटीमीटर क्या दिया गया व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया। तो व्यास का आधा क्या होता है रेडियस यानी कि क्या होता है त्रिज्या होता है। क्या होता है व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो 42 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा तो 21 सेंटीमीटर यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है तो 21 सेंटीमीटर। यहाँ पर आर स्क्वायर लिखना है यानी कि 21 × 21 यहाँ पर लिखेंगे। थीटा आपका कितना दिया गया 150 डिग्री दिया गया है यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे थीटा को 150 डिग्री बटा नीचे क्या लिख देंगे 360 डिग्री। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हल करते हैं तो 3 × 5 = 15, 12 × 3 = 36 हो गया। फिर काटेंगे तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। 3 चौक कितना हो गया आपका 12 हो गया। 2 से कटा है तो 2 से काट देंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22। यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 × 5 = 105 इंटू 11 करेंगे तो 105 तो कितना आ जाएगा आपका 1155 आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया ऊपर 1155 और नीचे में आपका कितना बचा 2 बचा। हमें क्या लिखना है आंसर पॉइंट में आपका आंसर दिया गया। तो क्या करेंगे इसे पॉइंट में लाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10, आपका 1 बचा तो 2 × 7 = 14, फिर आपका 1 बचेगा ये आपका यहाँ पर 2 × 7 = 14, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा आपका 2 × 7 = 14। फिर आपका कितना बचा 1 बचा तो पॉइंट यहाँ पर आएगा कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना आंसर आ जाएगा 557.5। इस जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या कर रही है चल रही है। फिर बोला गया कि इसे 170 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक फार्मूला की समय बराबर आपका निकालने का फार्मूला क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। समय निकालने का फार्मूला क्या होता है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले समय निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा दूरी कि कुल जो है उस ट्रेन को 170 मीटर लंबाई पुल पार करने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो दूरी जो है यहाँ पर क्या है 280 मीटर ट्रेन की खुद की लंबाई है और 170 मीटर जो है पुल की लंबाई है। यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई भी उसे पार करनी होगी और 170 मीटर लंबा पुल की भी दूरी को उसे पार करनी होगी। यानी कि कुल दूरी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 280 प्लस 170 करेंगे तो कितना होगा 0 8 7 15 2 1 3 1 4। यानी कि साढ़े 400 मीटर जो है क्या है उसे जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी को तय करना है। चाल कितना दिया गया यानी कि स्पीड कितना है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी चाल कितनी 108 किलोमीटर प्रति घंटा है।
तो यहाँ पर दूरी किस में है, मीटर में है। तो चाल भी आपको किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। किस में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, 5/18 से गुना किया जाता है। तो सारा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, समय यानी कि टाइम निकल जाएगा। तो हल करते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 18 चक 78 से हो गया। आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6×25 30 हो जाएगा। 30 से 450 काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, यहाँ पर 15 बार में चला जाएगा। यानी कि समय आपका कितना आ गया, 15 सेकेंड आ गया। कितना समय आ गया, 15 सेकेंड। यानी कि उस पुल को पार करने में उस ट्रेन के द्वारा 15 सेकेंड में पार कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पिछले वाले ही ग्राफ है। वर्ष का यहाँ पर नाम दिया गया, बीचे यहाँ पर जो है निर्माण किए गए, यहाँ पर निर्माण इकाइयों की संख्या दी गई है और बीचे गई इकाइयों की संख्या दी गई है। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में बेची गई उत्पाद इकाइयों की संख्या प्रति वर्ष निर्मित इकाइयों की औसत से क्या 19,000 अधिक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सभी जो आपका बेचा गया और यहाँ पर खरीदा गया था सभी किस में है, 1000 में पहले से ही है। यानी कि अगर माने तो कितना यहाँ पर अधिक होना चाहिए, 19 अधिक होना चाहिए। कितना अधिक होना चाहिए, 19 अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस प्रश्न में निकालना क्या होगा, हमें निकालना होगा कि निर्मित इकाइयों की औसत संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे, सभी जो है क्या करेंगे, निर्माण जितना किया गया तो उसका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद उसका औसत यानी कि एवरेज निकालेंगे। तो सभी को क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे। सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 5 5 5, यानी कि सभी सुनना है तो इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 5 17, 2 कितना हो गया आपका 19 हो गया। तो हाथ में 1 बचा, 3 3 6 3 9 9 और 17 एक आपका कितना हो गया, 18 हो गया। यानी कि कुल जो है बेची गई इकाइयों की संख्या कितनी है, 1895 है। कितनी है कुल, 1895। हमें औसत निकालना है तो टोटल वर्ष यहाँ पर कितना है, तो 5 वर्ष है। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा किसका, निर्मित इकाइयों की संख्या का। तो हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 तिया 15 हो गया, 3 बचा तो 5 सते 35, 4 बचा तो 5 9 45। यानी कि आपका एवरेज कितना आ गया, 379, यानी कि 379 आपका जो है क्या हो गया, एवरेज हो गया निर्मित इकाइयों की संख्या का। इसमें बोला जा रहा है कि निर्मित इकाइयों की औसत संख्या से क्या है, 19 अधिक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि वर्ष में बेची गई उत्पाद इकाई की सभी वर्षों में जिस जिस संख्या में बेची गई है उसमें जो है निर्माण की औसत से जो है क्या है, इतना अधिक है। यानी कि 379 में 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 360 आ जाएगा। तो 360 जो है किस वर्ष में जो है 360 जो है इकाई जो है क्या किया गया था, बेचा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 360 जो है किस में बेचा गया था, तो 2017 में बेचा गया था। किस में बेचा गया था, 2017 में बेचा गया था। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 संख्याओं का औसत कितना है, 41 है। फिर बोला गया कि पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 39.4 है। फिर बोला गया कि अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 43.5 है। तो फिर बोला गया कि चौथी संख्या 5वीं संख्या से 2 अधिक है और छठी संख्या से 0.2 अधिक है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि चौथी और छठवीं संख्या का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस प्रश्न में कि 10 संख्याओं का औसत अगर 41 है तो कुल 10 संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या करेंगे 10 × 41 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 410 हो जाएगा, जो कि 10 संख्याओं का योग क्या हो गया 410 है। अब हम लोग क्या करेंगे कि पहली 3 संख्याओं का योग कितना होगा, तो क्या करेंगे पहली 3 संख्याओं का योग निकालने के लिए 3
इंटू उनका एवरेज यानी कि औसत कितना दिया गया 39.4 दिया गया है। तो क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, हाथ में 1, 9 तिया 27, 1 28, हाथ में 2, 3 तिया 9, 2 कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो पहली तीन संख्याओं का योग कितना आ गया 118.2, कितना 118.2। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि अंतिम चौथा संख्या, अंतिम चार संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। तो अंतिम चार संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 इंटू औसत कितना दिया गया 43.5 दिया गया, गुना करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 दो 14, हाथ में 1, 4 चक 16, 1 कितना हो जाएगा आपका 174 हो जाएगा। यानी कि अंतिम चार संख्याओं का योग कितना 174 है, पहली तीन संख्याओं का योग कितना 118.2। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चौथी, पांचवी और छठी संख्याओं का अंकों का योग यहाँ पर से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कुल 10 संख्याओं का योग दिया गया है। पहली तीन संख्याओं का योग हम लोगों ने निकाल लिया और अंतिम चार संख्याओं का योग हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब पहली तीन और अंतिम चार संख्याओं का योग को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 2, 8 4 12, हाथ में 1, 7 1 8 1 9, 1 1 2, यानी कि कुल योग कितना हो गया 292.2 जो है क्या हो गया, पहली तीन और अंतिम चार संख्याओं के अंकों का योग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 410 माइनस 292.2 करेंगे तो क्या निकल जाएगा, चौथी, पांचवी और छठी संख्याओं का योग निकल जाएगा, यानी कि क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, अंतर करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.8, यहाँ पर हो गया 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 0 तो 9 1, यहाँ पर रह गया 3, 3 में से 2 गया तो आपका कितना बचा है 1 बचा। यानी कि पांचवी, छठी और सातवीं संख्याओं, चौथी, पांचवी और छठी संख्याओं का योग कितना है 117.8 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया था कि चौथी संख्या जो है क्या है, पांचवी संख्या से 2 अधिक है। अगर हम लोग पांचवी संख्या यक्स मान ले तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि चौथी संख्या क्या है, पांचवी से 2 अधिक है। फिर बोला गया कि छठी से क्या है हुआ 0.2 अधिक है, यानी कि चौथा जो है क्या है, छठी से 0.2 अधिक है। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1.8 हो जाएगी, यानी कि छठी संख्या क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 1.8 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सभी का योग करेंगे और सभी का योग का यहाँ पर योगफल कितना दिया गया, तीनों का 117.8 दिया गया, कितना दिया गया 117.8 दिया गया। हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यक्स का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं तो यक्स 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 3 यक्स हो गया आपका, यहाँ पर आपका कितना 117.8 माइनस हो जाएगा 2 और 1.8 को जोड़ेंगे और उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो दोनों को पहले जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 प्लस 1.8, तो आपका कितना हो जाएगा 3.8 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 114 हो जाएगा। 3 से कट रहा है तो यहाँ पर काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 8 24, यानी कि यक्स बराबर आपका कितना आ गया 38 आ गया। पूछा क्या जा रहा है, चौथी संख्या यानी कि यक्स प्लस 2 और छठी संख्या का क्या पूछा जा रहा है, औसत पूछा जा रहा है। तो दोनों का योग कितना है, दोनों का योग सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3.8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x और 2 प्लस 1.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.8, और औसत निकालने के लिए क्या करेंगे 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 38 दूनी 76, x का वैल्यू अगर 38 यहाँ पर पुट करते तो कितना हो जाएगा 38 दूनी 76, 76 प्लस 3.8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 79.8 हो जाएगा, बटा 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 39 दूनी 78, एक आपका बचेगा तो 2 9 18, यानी कि चौथी और छठी संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा आपका 39.9 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर दिया गया है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 11.1/9% है। तो 11.1/9% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/9 लिख सकते हैं।
मैं आपको फ्रैक्शन में इस वीडियो में ही चेंज करके आपको बता चुका हूँ किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 11.1/9% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। फिर आपको क्वेश्चन में बोला गया आगे कि वर्ष की संख्या प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर के बराबर है, यानी कि जितना समय है उतना ही आपका क्या है, रेट है। अंक में क्या है, रेट यानी कि टाइम, रेट यानी कि दर, टाइम यानी कि समय क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, दोनों बराबर है, जितने रेट है उतनी क्या है, टाइम है। तो दोनों को क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। तो आपसे आगे पूछा गया है क्वेश्चन में कि उसी दर पर 12,600 रुपये की राशि पर 2.4/5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, रेट यानी कि दर निकालना पड़ेगा। तो रेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, राशि का 11.1/9% है, यानी कि कोई राशि अगर 9 है तो उसमें से 1 यूनिट क्या है, ब्याज लगता है। तो आपको फार्मूला भी साधारण ब्याज का पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो यस आई से आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, P से प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R से रेट यानी कि दर, T से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि 9 यूनिट की कोई राशि पर क्या होता है, 1 यूनिट का ब्याज लगता है, यानी कि आपका ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 यूनिट है। और प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, तो 9 यूनिट है। और रेट और टाइम यानी कि दर और समय हम लोगों ने क्या माना, यक्स माना है। तो क्या हो जाएगा, यक्स इंटू यक्स बाई नीचे कितना है, 100 है। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 100 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चला जाएगा, अपोजिट साइड में अंडर रूट में चला जाएगा। तो अंडर रूट को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स बराबर 10/3 हो जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3/3 आ गया, यानी कि 10/3 आ गया। तो रेट यानी कि आपका दर कितना आ गया, 10/3% आपका दर आ गया। तो इसी दर से 2.4/5 वर्षों में 12,600 की राशि पर साधारण ब्याज आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, साधारण ब्याज यहाँ पे निकालेंगे, किस फार्मूला पर, इसी फार्मूला पर निकालेंगे। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया है, तो 12,600 दिया गया है। समय आपका कितना है, तो समय आपका कितना है, 2.4/5 है। तो पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 4 14/5 हो जाएगा। 5 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। रेट यानी कि दर कितना है आपका यहाँ पर, 10/3% है। तो नीचे 3 चला जाएगा, क्या करेंगे, 100 से डिवाइड यहाँ पर होगा, यानी कि इंटू 100 नीचे लिख देंगे। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, नया ESI यानी कि नया साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हल करते तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे तो आपका कितना बार में चला जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो 42 दूनी आपका कितना हो गया, 42 दूनी आपका 84 हो जाएगा। 14 से यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 1 4, 8 चौक 32 32, 4 36 1 37, 37 3 तो 8 3 11, यानी कि आपका कुल जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 1176 रुपये। क्या आ गया आपका, 1176 रुपये जो है कुल आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज आता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये आपके अंक दिए गए कुछ, उसे जो है पहले से ही क्या किया गया, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में से पहले ही व्यवस्थित कर दिया गया है। फिर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि उनकी माध्यिका यानी कि मीडियन कितना है, 25 है, तो संख्याओं का माध्य यानी कि मीन क्या होगा, ये आपको बताना है कि उस संख्याओं का, कुल संख्याओं का मीन यानी कि माध्य क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर माध्यिका सबसे पहले क्या दिया गया है, 25 दिया गया है। कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, ये जो दो संख्या निश्चित वैल्यू में नहीं दी गई है, वो दोनों संख्याओं का निश्चित वैल्यू निकाल सकते हैं। किससे, माध्यिका जो दी गई है उससे। तो यहाँ पर जो है माध्यिका निकालने के लिए क्या किया जाता है, बीच के संख्या को ली जाती है। तो बीच का संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर भी आपकी 4 संख्या, इधर भी आपको अलग कर लिया गया, और इधर भी आपका क्या है, अलग से 4 संख्या, यानी कि बीच में कितनी संख्या आ गई, 2 संख्या आ गई। कौन कौन सी, 2x - 8 और 2x + 8, यानी कि दो संख्याओं का मीडियन कितना हो जाएगा, 2x - 8 प्लस 2x + 10 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ
टोटल नंबर यहाँ पर कितना है, तो 2 नंबर है और उनका माध्य कितना है, 25 है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मीडियन यानी कि माध्यिका निकल जाएगी। तो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 4x हो जाता है, माइनस आपका कितना हो गया यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस में बचेगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 25 दूनी आपका कितना हो गया 50 हो गया। 4x 2 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, 4 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 12 चौका 48 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो x का वैल्यू अगर 12 आ गया तो ये संख्या का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना होगा 16 होगा। फिर अगली संख्या कितनी है 2x प्लस 10 है, कितना है 2x प्लस 10 है, तो x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 10 यानी कि कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, मीन पूछा जा रहा है यानी कि माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य निकालने का क्या तरीका होता है, सभी संख्याओं का क्या निकाल लेंगे, योगफल निकाल लेंगे, सभी संख्याओं का क्या निकाल के योगफल निकाल के और उसका नंबर यानी कि टोटल नंबर से क्या कर देंगे, विभाज्य कर देंगे, तो उसका माध्य यानी कि मीन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो सभी संख्याओं को क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 11 8 6 14, 14 11 यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 आपका हो जाएगा। फिर आगे जोड़ेंगे तो 12 12 16 कितना होता है आपका 28, 28 और 30 आपका कितना हो जाएगा 28, 28 और 4 यहाँ पर जोड़ेंगे 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, 28 और 4 32, 32 और 30 यानी कि कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आगे भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 35, 5 1 6 4 और 3 7, फिर जोड़ेंगे तो 5 4 9 2 92, सभी को जोड़ लेते हैं यहाँ पर 5 2 7 6 13 2 आपका कितना हो गया 15, 15 हो गया आपका। यहाँ पर 6 2 8 8 7 15, 15 और 9 आपका कितना होता है 15 और 9 आपका हो जाता है 15 9 24, 24 एक आपका कितना हो गया 25 हो गया। ये आपका क्या हो गया टोटल नंबर का सम निकल गया। ये जो आपका टोटल यहाँ पर आपकी कुल संख्या अलग अलग दी गई है उसका हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सम यानी कि कुल योग निकाल लिया। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल नंबर से विभाज्य करेंगे। तो टोटल कितने नंबर थे 4 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर कुल थे और इधर भी 4 नंबर थे, यानी कि 4 4 8 2 10 नंबर थे। तो क्या करेंगे 10 से विभाज्य कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मीन यानी कि माध्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आपका कितना आ जाएगा माध्य, तो 25.5 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि ए को 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 6 घंटे अधिक समय लगते हैं। फिर बोला गया है कि लेकिन यदि ए अपनी गति को क्या कर लेता है, दोगुना कर लेता है, तो उसे वही दूरी तय करने में 20 से क्या लगता है 3 घंटे कम समय लगता है। तो आपसे पूछा जा रहा है ए की गति, क्या पूछा जा रहा है, ए की गति जो है कितनी है, ये आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि समय बराबर, अभी मैं इसी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आपका दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है समय बराबर, दूरी बटा चाल होता है। तो क्या मान लेंगे यहाँ पर चाल, ए की चाल क्या मान लेंगे, ए की चाल हम लोग ए ही मान लेंगे और बी की चाल को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। ए की चाल यानी कि ए का स्पीड क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे और बी की स्पीड को क्या मान लेंगे, बी ही हम लोग मानेंगे। तो क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पर समय निकालेंगे। तो टोटल जो है ए को जो है कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितने किलोमीटर ट्रेवल करना है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है। कितने की चाल से, ए की चाल से। तो ए द्वारा लिया गया समय यहाँ पर निकल गया। फिर बोला गया कि बी को भी जो है 60 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, यानी कि उतनी दूरी तय करना है। कितने की चाल से, बी की चाल से। लेकिन यहाँ पर ए जो है बी से क्या लेता है, 6 घंटे अधिक समय लेता है। यानी कि ए जितना समय लेता है और बी जितना समय लेता है, दोनों का अंतर कितना है, तो 6 घंटे का अंतर है। तो ये आपका क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। फिर क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बैठाएंगे। बोला गया यदि ए की गति को क्या कर लिया जाता है, दोगुना कर लिया जाता है, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी को यहाँ क्या किया जाएगा, 2a की चाल से चलेगा। यानी कि पहले अगर a की चाल से जा रहा था तो अब उसकी चाल कितनी हो गई, दोगुनी हो गई। तो क्या निकलेगा, ये आपका a का जो है नए चाल के माध्यम से जो है नए चाल से a का समय निकल गया। फिर बोला गया कि उसी दूरी को जो है b जो है कितने समय में तय कर रहा था, पहले
60 किलोमीटर की दूरी को ही जो है बी की चाल से कितने समय में, जो दोनों का अंतर आपका यहाँ पर कितना दिया गया, 3 घंटे का अंतर दिया गया है। बोला गया है कि जो ए की चाल अगर दुगनी कर दी जाए तो बी से कितने समय अधिक लेगा, 3 घंटे अधिक समय लेगा। कौन अधिक समय लेगा, बी, यानी कि ए जो है 3 घंटे कम समय लेगा, किससे, ये जो है 3 घंटे कम समय लेगा बी के चाल से। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों को हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ए की गति यानी कि ए का स्पीड निकल जाएगा। तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 60/b माइनस 60/b प्लस 60/b कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60a माइनस 60a/2a, तो नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ऊपर में कितना हो जाएगा, a है तो यानी कि 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120 माइनस कितना हो जाएगा, 60a हो जाएगा। दोनों जगह a पुट कर देंगे और इक्वल टू में आपका कितना हो जाएगा, समय 6×3=9 हो जाएगा। हल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120a में से 60a गया तो आपका कितना बचा, 60a बचेगा। नीचे आपका क्या है, नीचे आपका यहाँ पर सॉरी आपका यहाँ पर a नहीं होगा क्योंकि आपका एलसीएम पहले ही 2a ले लिया गया, तो ऊपर आपका a नहीं आएगा, यहाँ पर आपका a नहीं आएगा। यहाँ पर क्या होगा, a नहीं होगा, तो नीचे आपका क्या है, 2a है, बराबर में आपका क्या है, 9 है। हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू यानी कि a की चाल निकल जाएगी। हल करते हैं तो 3×3 9, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, यानी कि a बराबर आपका कितना हो गया, 10/3 हो गया। पूर्णांक में आंसर है तो इसे पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.1/3 हो जाएगा, यानी कि a की चाल कितनी हो गई, 3.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही होगा। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा पता रखना है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया कि दो पात्रों ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण भरा है। क्या बोला गया, दो पात्र है ए और बी जिसमें अम्ल और पानी का मिश्रण भरा हुआ है। ए में जो है, ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः कितना है, 7:3 और 4:1 है। फिर आपसे आगे बोला जा रहा है कि उन्हें 1.2 यानी कि 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया था, ए में दिया गया है कि अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर का अनुपात कितना है, ए में तो 7:3 है। फिर उसी तरीके से बी में जो है एसिड और वाटर यानी कि अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, यहाँ पर 4:1 है। फिर बोला गया कि ए और बी का जो है किसी अनुपात में, किस अनुपात में मिलाया गया, 1:2 में मिलाया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी में अगर 1:2 में मिलाया गया तो प्राप्त मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना, ये आपसे पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी का एक निश्चित मिश्रण का वैल्यू निकाल लेंगे। तो निश्चित मिश्रण का वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए में जो है, यहाँ पर रेशियो में कुल अनुपात का योग कितना है, तो 7:3 है, यानी कि कुल कितना है, तो 10 है। यहाँ पर कितना है, 4:1 है, यानी कि कुल कितना है, तो 4:1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 10 होता है। 10 और 5 का एलसीएम कितना होता है, तो 10 होता है। तो 10 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा, ए और बी का एक निश्चित वैल्यू निकल जाएगा जो कि यहाँ पर एसिड और वाटर में उसे विभाजित किया जा सके आसानी से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:20 हो जाएगा। यानी कि ए से मान लेंगे कि 10 लीटर मिश्रण लिया गया था और बी से 20 लीटर मिश्रण लिया गया था। तो ए से अगर मान लेते कि 10 लीटर मिश्रण लिया गया था तो एसिड उसमें, ए में एसिड कितना था और वाटर कितना था, तो क्या निकाल सकते हैं, एसिड और वाटर अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ए से अगर कुल मिलाकर 10 लीटर लिया गया था, कुल मिलाकर ए से जो है, ए से कोई जो है अम्ल और पानी का मिश्रण का कुल मिलाकर कितना लिया गया था, 10 लीटर लिया गया था। तो उसमें एसिड कितना लिया गया होगा, तो 10 यूनिट बराबर 10 लीटर है, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 लीटर। यानी कि ए में जो है एसिड कितना था, तो 7 लीटर
और वाटर कितना हो जाएगा 3 लीटर ही हो जाएगा। यानी कि दोनों का योग कितना हो गया 10 लीटर। यानी कि ए में जो है कितना एसिड था तो 7 लीटर एसिड था और वाटर कितना था तो 3 लीटर। अब क्या करेंगे यहाँ पर बी का निकालेंगे कि एसिड और वाटर कितना था। तो टोटल कितने यूनिट है 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर यहाँ पर कितने लीटर है तो 20 लीटर है। कितने लीटर है 20 लीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 5 चौक 20 लीटर। हमें क्या चाहिए 4 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 4 चक 16। यानी कि बी में जो है एसिड कितना था तो 16 लीटर था और बी में जो है वाटर कितना था तो 1 यूनिट बराबर 4 है तो 1 यूनिट यहाँ भी है। यानी कि बी में जो है पानी कितना था 4 यूनिट था। हमें चाहिए क्या एक जो ए और बी का यहाँ पर अनुपात में मिलाया गया था उसमें जो है एसिड और पानी का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे एसिड और पानी का यानी कि अम्ल और पानी का अनुपात निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे एसिड यहाँ पर ए से जो है 7 लीटर लिया गया था और बी से कितना लिया गया था 16 लीटर लिया गया था। तो टोटल कितना हो जाएगा 16 7 23 लीटर हो जाएगा। और पानी यहाँ पर ए से कितना लिया गया था 3 लीटर और बी से कितना लिया गया था 4 लीटर। तो कुल कितने लीटर लिया गया तो 4 3 7 लीटर लिया गया। यानी कि एसिड और वाटर का कितना अनुपात हो गया तो 23:7। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या के बीच में इस सिंप्लीफिकेशन का पूरा आंसर आएगा। तो क्या करेंगे इसे हल करेंगे। हल करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया ऑफ दिया गया। तो ऑफ का जो है सबसे पहले क्या किया जाता है ऑफ का सबसे पहले हल किया जाता है। तो ऑफ का सारा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाग के नीचे चला आएगा। यानी कि आपका इस तरीके से हो जाएगा 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा। आगे क्या है आपका प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। ये आपका क्या है ऑफ का साइन है तो ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है। तो गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.4 हो जाएगा। भाग का साइन है तो भाग का साइन जब गुना में चेंज होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 बटा नीचे में चला जाएगा 0.5 के नीचे आ जाएगा। फिर क्या करेंगे माइनस का साइन है तो माइनस दे देंगे। यहाँ पर आपका यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 0.001 हो जाएगा। इंटू का साइन है तो इंटू दे देंगे 1.5 भाग है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी उल्टा हो जाएगी। यानी कि 0.075 को 1 बटा क्या लिख सकते हैं 0.075 लिख सकते हैं। आप क्या करेंगे सारा हल करेंगे तो 1.6 आपका चला गया। इधर हल करेंगे तो पॉइंट आपका इधर चला गया। इधर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। बाकी आप सारा यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर हल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 पॉइंट ये दोनों आपका चला गया। यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 15 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा। यहाँ पर हल करेंगे तो कितना बार में यहाँ पर 3 बार में यहाँ पर कितना बार में 5 बार में चला गया। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका कितना आ गया यहाँ पर हल करेंगे तो ये जो है 5 बार में यहाँ पर 8 बार में चला जाएगा। यानी कि पूरा हल करने पर यहाँ पर जो है कितना है इधर टोटल कितना है 5/8 आया। आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे। यहाँ पर ऊपर में जो है इतना दूर में जो है ऊपर में गुना करने पर कितना आया 3 आया। नीचे आपका क्या बचा हुआ 5 और एक 5 बचा हुआ है। सॉरी यहाँ पर ऊपर में 14 भी बचा हुआ तो कितना हो जाएगा आपका 14 तिया 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 14 तिया 42। और नीचे आपका कितना बचा 2 5 बचा हुआ है। तो क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे तो 5 × 5 कितना हो जाएगा आपका 5 × 5 = 25 हो जाएगा। आगे क्या है आपका माइनस का साइन है। आगे आपका किसका साइन है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन यहाँ पर दे देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा आपका ऊपर में 1 है नीचे आपका कितना है 50 है। नीचे आपका कितना है 50 है तो नीचे आपका 50 लिख देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना 8 25 और 50 का एलसीएम निकालना। तो 8 25 और 50 का एलसीएम कितना होता है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 50 चौक 200। यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। हल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8 से यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो 25 25 आपका कितना हो जाता है 125 प्लस 25 8 200 तो 42 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 8 चौक 32 है कितना हो जाएगा 33 माइनस 5 चौक 20 हो जाएगा। हल करेंगे यहाँ पर तो कितना होगा आपका यहाँ पर आपका कितना बचेगा 332। यानी कि 125 प्लस क्या करेंगे 332 करेंगे तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा तो 5 2 7 आएगा 3 2 5 आएगा 3 1 4 आएगा। नीचे क्या है आपका 200 है। तो जब 2 शून्य हटाएंगे तो नीचे पॉइंट आपका यहाँ पर पॉइंट चला आएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 1 बचेगा तो 2 8 16 फिर 2 5 10। यानी कि पॉइंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर लगभग आपका जो है 2.23 आता है। यानी कि
आपका किसके बीच में आएगा, तो 2.2 और 2.4 के बीच में ये संख्या आपकी आ रही है। या आपकी किसकी संख्या, क्योंकि 2.28 को क्या लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2.3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 के बीच में आ रहा है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 85 रुपये में बेचने के बजाय 93 रुपये में बेचे जाने पर क्या होता है, 20% ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे पूछा क्या गया है कि सीपी क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न में। तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि आपका जो प्रॉफिट होता है, यानी कि जो लाभ होता है, हमेशा किस पर होता है, सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। जो भी लाभ होता है आपके क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या बोला गया, 20% का लाभ हुआ। क्या हुआ, 20% का लाभ हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट का सामान है, यानी कि यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि 5 यूनिट का कोई सामान 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया गया। 5 यूनिट का कोई सामान की सीपी अगर किसी वस्तु का क्या है, 5 यूनिट है, और उसमें क्या किया गया, प्रॉफिट जो है 1 यूनिट के लाभ में बेचा है। क्या बोला गया कि 20% ज़्यादा, यानी कि 1 यूनिट प्रॉफिट ज़्यादा में बेचा गया। यानी कि दोनों के रुपयों में अंतर कितना है, तो क्या करेंगे, 93 - 85 करेंगे, जो कि क्या है, 1 यूनिट के बराबर है। तो 93 - 85 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपका क्या हो गया, 1 यूनिट बराबर 8 रुपये है। तो हमें चाहिए क्या, वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो 1 यूनिट बराबर अगर 8 रुपये है तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 40 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आपका क्या दिया गया है, वर्ष के नाम दिए गए हैं। यहाँ पर फिर जो है निर्मित इकाई की संख्या दी गई है और बेचे गए संख्या दी गई है इकाइयों में। आपके पिछले वाले ही ग्राफ है। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 5 वर्षों के दौरान ना बिकने वाली इकाई की कुल संख्या 2013 और 15 में निर्मित उत्पाद की कुल इकाई की संख्या के कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा कि सभी 5 वर्षों में ना बिकने वाली इकाइयों की कुल संख्या कितनी है। जैसे कि 2013 में जो है 350 का, यानी कि 350 का निर्माण किया गया था, 320 जो है बेचा गया था। तो कितने इकाई जो है बच गए थे, यानी कि नहीं बिके थे। तो क्या करेंगे, 350 - 320 करेंगे तो कितना बच गए थे, 30 इकाई जो है बच गए थे। उसी तरीके से 2014 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 375 - 315 तो 60 हो जाएगा। फिर 2015 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 - 280, यानी कि 20 इकाई नहीं बेचे गए थे। उसी तरीके से 2016 में कितनी इकाई नहीं बेचे गए थे, तो यहाँ पर 400 - 423 करेंगे तो 27 यूनिट हो जाएगा। और फिर 2017 में 420 - 360 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 60 यूनिट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल मिलाकर नहीं बिकने वाली जो है इकाइयों की संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ पर 7 हो गया, 6 3 9 9 4 13, 6 कितना हो गया, 119, यानी कि कुल मिलाकर 121 इकाइयों की संख्या जो है जो कि नहीं बिकी थी। तो अब हमें क्या निकालना है, 2013 और 15 में निर्मित इकाइयों की कुल संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, 2013 और 15 में निर्मित उत्पाद इकाइयों की संख्या निकालनी है। तो 2013 में जो है कितना का उत्पादन किया गया था, 350 इकाई का। कितना का उत्पादन किया गया था, 350 इकाई का। और फिर क्या है 2015 में, तो 2015 में कितने का निर्माण किया गया था, 300 इकाई का किया गया था। यहाँ पर क्या करेंगे, 350 + 300 कर देंगे तो जोड़ने पर यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 650। कितना आ जाएगा, 650 आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 197 जो है सारे 600 का कितना प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, 197 का मान लेंगे यहाँ पर कि सारे 600 का क्या है, यक्स प्रतिशत के बराबर, सारे 600 के यक्स प्रतिशत के बराबर क्या करेंगे, सारे 600 के यक्स प्रतिशत के बराबर क्या है, 197 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर यक्स का वैल्यू निकालेंगे, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर शून्ना शून्ना चला गया, 2 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 13 पचे 65 हो जाएगा। 13 से ये कट रहा है, देखेंगे तो 13 आपका 6 बचता है, तो 13 से नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 19 दूनी 38, 39 हो जाएगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 तिया 39, यानी कि 30 पॉइंट में इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 तिया आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। यानी कि कितने प्रतिशत है, तो 30.3% आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है 2/3 हिस्से को, ए किसी काम का 2/3 जो है कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। यानी कि ए जो है किसी काम का 2/3 काम जो है कितने दिनों में पूरा करता है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो हल करेंगे तो आप हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उस काम को, उस एक काम को जो है पूरे कितने दिनों में करेगा। तो काटेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। यानी कि एक काम को, उस एक काम को कितने दिनों में करेगा, 4 तिया 12 दिन में। उसी तरीके से बोला गया है कि बी जो है 3/5 काम को, उसी काम को जो जिस काम को ए कर रहा था उसी काम का 3/5 काम को बी जो है कितने दिनों में करता है, 12 दिन में। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस काम को जो है बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, तो 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यानी कि बी उस काम को कितने दिनों में कर दे रहा है, 20 दिन में कर दे रहा है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, सी निकालेंगे। फिर बोला गया कि सी जो है उसी कार के 4/9 हिस्से जो है, 4/9 उस काम का जो है कितने दिनों में सी पूरा कर रहा है, 8 दिनों में पूरा करता है। तो 4 से काटेंगे 8 तो कितने बार में चला जाएगा, 2 बार में। यानी कि उस एक काम को सी जो है कितने दिनों में पूरा करेगा, 18 दिन में। यानी कि ए 12 दिन में पूरा करेगा उस काम को, बी 20 दिन में, और सी जो है 18 दिन में पूरा करेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए और बी ने 5 दिनों तक एक साथ काम किए, तो सी अकेले शेष कार को जो है कितने समय में पूरा लगेगा उस कार को करने में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों की इफिशियंसी यानी कि तीनों की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे कि ए बी और सी जो है कुल मिलाकर कितने की कार्य क्षमता से काम करते हैं। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 20, 12 और 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 12, 18, 20 का एलसीएम कितना होता है, 180 होगा। 180 को जब 20 से डिवाइड कर, 180 को जब 12 से डिवाइड करेंगे, 180 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यानी कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो 15 यूनिट है। ए की कार्य क्षमता कितनी है, 15 की कार्य क्षमता। और जब 180 को 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 9 है। और 180 को जब 18 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि सी की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। सी की कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। तो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि कार्य क्षमता इनटू समय होता है। कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता इनटू समय होता है। तो यहां पर बोला गया है कि ए और बी ने जो है क्या किया, 5 दिनों तक कार्य किया है। कितने दिनों तक कार्य किया है, 5 दिनों तक कार्य किया है। और कुल मिलाकर जो है कितने की कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है ए और बी मिलकर, तो ए 15 की कार्य क्षमता से और बी जो है 9 की कार्य क्षमता से। यानी कि कुल मिलाकर कितने की कार्य क्षमता से कर रहा है, तो 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। तो ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टोटल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य हो गया, नहीं सॉरी कुल कार्य क्षमता हो गया। तो दोनों को गुना करेंगे तो आपका क्या प्राप्त हो जाएगा, कुल कार्य प्राप्त हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना हो गया, 120 काम हो गया। 24 पचे कितना होता है, 120। यानी कि ए और बी मिलकर जो है 5 दिनों में 120 काम को पूरा कर लिया। लेकिन हमें करना कितना काम था, 180 काम करना था। किया गया काम कितना, 120 काम किया गया है। 180 काम करना था, 120 काम किया गया। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 180 माइनस 120 तो कितना आ जाएगा, 60 का। यानी कि 60 काम अब करेगा कौन, सी अकेले शेष काम को पूरा करता है।
यानी कि इस 60 काम जो बचा हुआ है उसे अब पूरा कौन करेगा, सी पूरा करेगा। बचा हुआ काम 60 है, कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 10 की कार्य क्षमता से करेगा। तो क्या निकल जाएगा, सी जो है बचे हुए काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ऊपर क्या है, टोटल काम है, नीचे आपका टोटल इफिशियंसी है, तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ पर से टाइम निकल जाएगा। तो सुनना सुनना आपका चला गया, तो कितना आ गया, 6 डेज आ गया। यानी कि बचे हुए काम को सी जो है कितने दिनों में कर लेगा, 6 दिनों में पूरा कर लेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 15:8 है। फिर बोला गया कि 8 वर्ष के बाद उनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 17:10 होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अब से 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमें आंसर का यानी कि 10 वर्ष बाद के ए और बी का आयु का अनुपात निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है। क्या पता लगाना होगा कि ए और बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब 8 वर्ष बाद जो है उनके अनुपात को देखा जा रहा है तो कितने अनुपात में जो है कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है। जो पहले जो है 15 यूनिट था अनुपात में, अब कितना हो गया, 17 यूनिट हो गया। और बी का उम्र में भी जो है कितने, 2 यूनिट का ही वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर पहले उसकी बी की उम्र 8 यूनिट थी तो अब कितनी हो रही है, 10 वर्ष बाद 10 यूनिट हो रही है। यानी कि 2 यूनिट बराबर जो है कितने समय है, 8 वर्ष है। क्योंकि दोनों के रेशियो में जो है कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर है। समय में कितना अंतर है, 8 वर्ष का अंतर है। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। 2 से जब 8 को काटें कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 4 साल हो गया। कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। तो हमें अब क्या प्राप्त हो सकता है, ए और बी की वर्तमान आयु प्राप्त हो सकती है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 ईयर है यानी कि 4 साल है तो 15 यूनिट बराबर क्या होगा, क्योंकि ए जो है कितने साल का था, 15 यूनिट का। तो 1 यूनिट बराबर अगर 4 साल है तो 15 यूनिट बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 साल। यानी कि ए की उम्र कितनी है, 60 साल है। तो बी का निकालेंगे अब। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 साल है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 में से 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा। तो ए और बी की हमें क्या प्राप्त हो गई है, ए और बी की वर्तमान आयु हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ पर बोला क्या गया, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो क्या करेंगे, दोनों में 10-10 साल जोड़ देंगे और दोनों को क्या करेंगे, अनुपात में चेंज कर देंगे। तो ए का 10 वर्ष बाद जो है कितना उम्र हो जाएगा, 70 साल हो जाएगा। और बी का कितना हो जाएगा, 32 और 10 42 साल हो जाएगा। दोनों का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है। अनुपात में इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 या 42 और 14 25 70 हो जाएगा। यानी कि 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:3 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर दिया गया है कि 24,500 रुपये की राशि पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.2/5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। फिर बोला गया कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। ब्याज की गणना अगर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, ट्री मेथड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, ट्री मेथड से बनाएंगे। ट्री मेथड से निकालने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले क्या करेंगे, 24,500 का क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 24,500 का 10% कितना होता है, 2450 होता है। कितना होता है, 2450 होता है। अब परसेंट में इस तरीके से आप अगर डिटेल में निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर से 10% का आप चाहे तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट निकालना आपको आता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2450 होता है 24,500 का 10%। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, 2450 रुपये। ये आपका क्या है, पहले साल का ब्याज है। पहले साल का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। फिर दूसरे साल में क्या होगा, दूसरे साल में भी 2450 रुपये ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है
कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि जो पिछले साल में 2450 रुपया आपका ब्याज था, अब उस पर भी क्या होगा 10% ब्याज लगेगा। यानी कि 2450 का भी 10% अब क्या लगेगा, सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल में क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 2450 का 10% कितना होता है, तो 245 होता है। 2450 का 10% कितना होता है, तो 245 होता है। अब क्या करना है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। लेकिन यहां पर जब हम लोग समय में देखेंगे तो तीसरे साल का कुल समय नहीं लिया गया। तीसरे साल में कुल जो है कुल समय का 2/5 समय के लिए जो है क्या किया गया, चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। तो सालाना रेट यहां पर कितना दिया गया, 10% दिया गया है। तो हमें निकालना पड़ेगा कि 2/5 वर्षों में कितना प्रतिशत जो है ब्याज लगेगा। तो क्या करेंगे, 2/5 इंटू क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा कि तीसरे साल में जो आपका बचा समय है उसमें जो है कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा। तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा 10, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4% हो गया। यानी कि तीसरे साल में 4% की दर से ब्याज लगेगा। तो क्या करेंगे, अब 2450 का क्या निकालेंगे, 4% निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2450 का 10%, तो 5 20, हाथ में 2, 24 96, दो कितना होता है 98। यानी कि तीसरे साल में कुल जो है 2450 का 4% कितना हो जाएगा, 980 रुपया हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो 2450 और 2450 2 साल थे, इसका भी अब क्या लगेगा, तीसरे साल में ब्याज लगेगा। क्या लगेगा, इसका भी अब तीसरे साल में ब्याज लगेगा। तो 2450 और 2450 कुल कितना हो जाता है, 4900। यानी कि 4900 का कितना ब्याज लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। तो 4900 का 4% ब्याज कितना होगा, हो जाएगा आपका, तो 9 चौक 36, 3 कितना हो जाएगा, 4% ब्याज कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। यानी कि आपका जो है यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, 4900 का 196 रुपया हो गया। और ये जो आपका 245 रुपया है उस पर भी अब क्या लगेगा, तीसरे साल में ब्याज लगेगा। कितना प्रतिशत, 4% ब्याज लगेगा। तो क्या करेंगे, 245 का क्या निकाल लेंगे, 4% यहाँ पर निकाल लेंगे। हल करेंगे इसे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यहाँ पर 5 चौक 20 और यहाँ पर हो जाएगा 5 9 45, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 2 बार में चला जाएगा। यानी कि कितना आ जाएगा, 98/10, यानी कि कितना हो जाएगा, पॉइंट में 9.8 हो जाएगा। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। किससे, ट्री मेथड से हो गया। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2450 प्लस 2450 4900, 4900 प्लस 980 कितना हो जाएगा, 4900 प्लस 980 कितना हो जाएगा, 5880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 5880 हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 9 4 13 14, हाथ में 1 2 1 3 1 4 हो जाएगा। प्लस इधर कितना हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 9.8 होगा। तो सभी को क्या करेंगे, अब आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0.8 होगा। एक आपका इधर हो गया, 9 1 आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 8 4 12, एक कितना हो गया आपका, 13 हो गया। फिर 8 4 12 1 13, हाथ में 1 5 1 6 हो जाएगा। यानी कि टोटल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना आ गया, 6330.8 रुपये का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 1-2 बार रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल जो है ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा कि ट्री मेथड से किस तरीके से प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहां पर दिया गया है कि एक सर्कस का तंबू 3 मीटर की ऊंचाई तक क्या है, बेलनाकार है। फिर बोला गया कि और उसके ऊपर जो है क्या है, शंकुकार है, यानी कि एक शंकु है। फिर बोला गया कि यदि आधार की त्रिज्या कितना है, 52.5 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि आपका क्या है, तिर्यक ऊंचाई कितना है, 52 मीटर है। कितना है, 52 मीटर, यानी कि स्लैंट हाइट आपका कितना है, 52 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसे बनाने के लिए आवश्यक कैनवस का कुल क्षेत्रफल यानी कि टोटल एरिया कितना होगा कैनवस बनाने के लिए। तो आपको जो है इस तरीके से एक आपका फिगर है कि नीचे आपका क्या है, एक सिलेंडर यानी कि बेलन है, उस पर आपका क्या है, एक शंकु बनाया गया, उस पर आपका क्या बनाया गया, एक शंकु बनाया गया है।
क्या बनाया गया है, एक शंकु बनाया गया है। कुल का आपका क्या पूछा जा रहा है, कुल का बनाने के लिए यानी कि कुल जो कैनवस बनाया जाता है उसका जो है कुल क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको निकालना है। तो जब आपका कैनवस बनाया जाता है, जब आपका कैनवस बनाया जाता है तब उसमें जो है किस क्षेत्रफल को नापा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर जो है उसे मापा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा कि शंकु यानी कि कोण का लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर यल होता है। क्या होता है आपका, पाई आर यल होता है। यल जो है किसे कहते हैं, यल जो है इसे स्लांट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई को कहा जाता है। इसे यल से डिनोट किया जाता है। किसे डिनोट किया जाता है, यल से डिनोट किया जाता है। और फिर दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, इस सिलेंडर का यानी कि सिलेंडर का क्या पता होना चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए कि क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसी बेलन का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सर्कस के तंबू जो है कितने मीटर ऊंचे है, 3 मीटर ऊंचा बेलनाकार है। यानी कि इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया गया है, इस सिलेंडर का हाइट कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया। और इसका बोला गया कि आधार की त्रिज्या कितनी है, यदि आधार की त्रिज्या बाहुबंद शंकु की जो है त्रिज्यक ऊंचाई यानी कि इसकी जो है आधार की त्रिज्या, तो दोनों की त्रिज्या क्या होगी, बराबर ही होगी। तो त्रिज्या कितना दिया गया, तो 52.5 मीटर दिया गया। और स्लांट हाइट क्या दिया गया है, त्रिज्यक ऊंचाई किसका, शंकु का दिया गया, यल कितना दिया गया, 52 मीटर दिया गया है। सभी को क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला पे बैठाएंगे, जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा इस कैनवस का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी फॉर्मूला पे पुट करेंगे। सबसे पहले कोण का, तो कोण को क्या करेंगे, पाई, यहाँ पर पाई सभी में रहने देना है क्योंकि आंसर में आपका पाई पहले से दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पाई को तोड़ेंगे नहीं तो पाई को पाई रह देंगे। और आर यानी कि त्रिज्या कितनी है कोण की यानी कि शंकु की, तो 52.5 है तो 52.5 लिख देंगे। यल यानी कि त्रिज्या की ऊंचाई कितनी है, तो 52 है तो 52 लिख देंगे। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना है, किसके, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु के और सिलेंडर यानी कि बेलन का। तो क्या करेंगे, शंकु का ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे किसका, बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इसका कितना है, तो 52.5 है, एच इसका कितना है, 3 मीटर है। तो ये आपका क्या हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल कैनवस का कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हटाएंगे तो नीचे कितना आता है, 10 आता है। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दहे 5 पचे 25 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 26 दूनी 52। फिर यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हल करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका डायरेक्ट गुना हो रहा है तो यहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कितना गुना करेंगे, यहाँ पर 26 पचे कितना होता है, 130 होगा। 2 शून्य आपका हो जाएगा, यहाँ पर फिर 26 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2730। यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया, 2730 पाई जो है किसका आ गया, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। इसका जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे कि कितना आ रहा है यहाँ पर, तो 52.5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52 दूनी 104 इंटू प्लस 1 तो 105, 105 दिया तो कितना हो जाएगा आपका, 105 दिया तो कितना हो जाता है आपका, 315 हो जाता है, 315 पाई। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 1 4 7 3 10 3 1 2 1 3 हो जाएगा। यानी कि 3045 पाई जो है क्या हो रहा है, इस पूरे कैनवस का जो है क्या हो रहा है, कुल क्षेत्रफल हो रहा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपको 2 चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, 2 नहीं 3 चीज आपको ध्यान रखना है। किसी भी जब कैनवस बनाया जाता है तब उसके जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को मापा जाता है। किसे मापा जाता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को मापा जाता है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर दिया गया है कि 12 यक्स 8 14 क्या है, आपस में समान अनुपाती है। तो पूछा जा रहा है कि यक्स माइनस 12 और यक्स प्लस 4 के बीच मध्य समानुपाती क्या है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, यक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये चारों संख्या क्या दी गई है, समान अनुपात में दी गई है। तो किस तरीके से दी गई है, इसे दिया गया है कि 12 बटा यक्स बराबर
8/14 दिया गया। अगर आप इसे समझना चाहे तो इसे जो है आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है, इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरीके से जो है आपका दिया गया है क्वेश्चन। तो इस तरीकों को जो हम जब तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 12/x बराबर 8/14 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कट गया, 2 से 7 14 को काटेंगे तो 7 बार में चला जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 7 तिया 21 आ गया। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे कि दोनों संख्या का निश्चित मान कितना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 12, यानी कि 21 - 12 कितना हो जाएगा आपका, 8 × 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरी संख्या कितनी है, x + 4, यानी कि 21 + 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। क्या होती है मध्य अनुपात निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट इंटू अंडर रूट होता है आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होती है। तो एक पहली संख्या कितनी है, 9 है, दूसरी संख्या कितनी है, 25 है। 25 नमा कितना होता है, 225 होता है। 225 किसका स्क्वायर है, तो 15 का स्क्वायर है। आपको मैं काफी बार बोल चुका हूं कि 1 से 30 तक आप हमेशा जो है स्क्वायर याद रखें, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न को हल करने में आपको आसानी होगी अगर आप 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रखेंगे। तो 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है, यानी कि दोनों संख्याओं का मध्य अनुपात आपका कितना आएगा, 15 आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।